Good morning, friends. I am Dr. Vijay Kumar, गवर्नमेंट कॉलेज शाहपुरा। मैं बीकॉम पार्ट सेकंड के पेपर फर्स्ट राजस्थान में आर्थिक पर्यावरण भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारभूत विशेषताओं के संबंध में बातें कर रहा था। मैंने इसके संबंध में पिछली 2 क्लासेस में इस तरह के लेक्चर्स दिए हैं आपको कि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या विशेषताएं हैं। अब एक क्वेश्चन निकल के आता है कि भारत एक समृद्धिशील राष्ट्र है जिसमें निर्धन लोग निवास करते हैं। भारत एक समृद्धिशील राष्ट्र है जिसमें निर्धन लोग निवास करते हैं, या भारतीय अर्थव्यवस्था में संपन्नता के मध्य निर्धनता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में संपन्नता के मध्य निर्धनता है। देखिए, ये बीकॉम के लिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये बहुत इम्पोर्टेंट रखता है क्वेश्चन अपने आप में, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था संपन्न क्यों है, एक तो ये बात वाली है। तो हम जब भारतीय अर्थव्यवस्था संपन्नता या धनी राष्ट्र है इसकी बात करते हैं, तो सबसे पहले देखिए कि भारत की भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक पर्यावरण, खनिज संपदा, वन, जल संसाधन, मानवीय संसाधन आदि दृष्टि से भारत एक संपन्न राष्ट्र है। इसके पास साधनों की प्रचुरता है, कमी नहीं है इसके पास साधनों की, इसलिए इस देश को हमने संपन्न माना है। अगर हम बात करें कि संपन्न के साथ साथ क्या क्या पॉइंट्स हैं इसके अंदर जिससे हम संपन्न मान रहे हैं, तो देखिए, उत्तम भौगोलिक स्थिति, उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी देशांतर के मध्य भारत की स्थिति है। ये यहाँ पर विश्व के प्रमुख व्यापारिक मार्ग पड़ते हैं। कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरने के कारण ये विविध फसलों के उत्पादन के लिए उचित अवसर प्रदान करती है। भारत के उत्तरी भाग में ऊंचा हिमालय तथा दक्षिण भाग तीनों ओर से कटाफटा सामुद्रिक क्षेत्र है, वो भारत को सुरक्षा प्रदान करते हैं। अच्छे बंदरगाह, उत्तम जलवायु प्रदान करते हैं, इसलिए भारत की भौगोलिक स्थिति बहुत अच्छी है। विशिष्ट क्षेत्र, दूसरे पॉइंट के रूप में हम बोलेंगे कि इसका विशिष्ट क्षेत्र है। भारत का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। भारत का क्षेत्रफल लगभग 32 लाख वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 30.58 किलोमीटर का उपयोग विविध कार्यों के लिए होता है। देश का लगभग 28.32% भाग कृषि कार्य के लिए होता है। तो देखिए, भारत कितना विस्तृत है। अगली बात करते हैं हम विस्तृत पैमाना, विस्तृत उपजाऊ मैदान। भारत में विस्तृत उपजाऊ मैदान है जो भारत की इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए भरण पोषण का कार्य करता है। रोजगार प्राप्त होता है इसके माध्यम से। भारत के उत्तर में गंगा, ब्रह्मपुत्र और सतलज नदी है जो लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई है। और हम इसकी बात करते हैं कितनी चौड़ाई है सतलज की, तो 250 से लेकर 300 किलोमीटर तक चौड़ा है। ये है विश्व का सबसे सर्वाधिक उपजाऊ मैदान यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर चावल, गेहूँ, कपास, जूट, चाय आदि फसलें उत्पादित होती है। अगली बात करते हैं हम कि समृद्ध है भारत, अपार जल संपत्ति है भारत के पास। भारत के जल स्रोत के रूप में नदियाँ, झीलें तथा समुद्र हैं। भारत की नदियाँ लगभग प्रति वर्ष 1,28,100 किलो घन मीटर पानी प्रवाहित करती हैं। इतना पानी होता है भारत के पास। भारत का पातालीय जल स्रोत 42,400 करोड़ घन मीटर है। भारत में जो नदियाँ बहती हैं उनसे हमें सिंचाई के साधन मिलते हैं, विद्युत का उत्पादन होता है, मछली पालन होता है आदि कार्यों के लिए प्रयुक्त होता है। और समुद्र तट की बात करें तो लगभग समुद्र तट की लंबाई 6100 किलोमीटर है, जिसमें अपार मोती, सीप, मछलियाँ, खनिज तेल, नमक तेल तैयार किया जाता है। झीलों से प्रतिवर्ष लाखों टन नमक तैयार होता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। अगली बात करें समृद्धिशील क्यों है भारत, तो विशाल वन संपदा है हमारे देश के पास। भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 20% भाग में वन फैले हुए हैं। इन वनों से प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए की लकड़ी, जानते हैं लकड़ी मिलती है हमें ईंधन के रूप में, और औद्योगिक उपयोग के लिए लकड़ी मिलती है।
वनों से हमें बांस, गोंद, कत्था, लाख, रंग रोगन का सामान भी हमें मिलता है। रबड़, रेशम, कागज, तारपीन का तेल, जड़ी बूटियाँ, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ हमें सारी इन भारत के जो विशाल वन है उनसे हमें प्राप्त होती है। अगला पॉइंट की बात करें हम, अथाह खनिज भंडार है। भारत में विश्व के लोहे का लगभग 25% भाग, लगभग 25% भाग भारत के पास है। अगर अब्रक की बात करते हैं तो विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है। मैग्नीज के उत्पादन में भारत इसमें दूसरा स्थान रखता है। उपयुक्त के अतिरिक्त यहाँ पर तांबा, टंगस्टन, बॉक्साइट, जस्ता, जिप्सम, गंधक, चूना, अनुखनिज के भंडार हमें देखने को मिलते हैं। शक्ति के विशाल स्रोत है। भारत के पास शक्ति के बहुत विशाल स्रोत हैं। कोयला है, खनिज तेल है, अणु शक्ति है, जल शक्ति है। तो भारत के पास किसी तरह की प्राकृतिक रूप से कोई कमी नहीं है। अगला पॉइंट, विशाल मानव शक्ति। सन 2011 की जनसंख्या की बात करें तो लगभग यहाँ पर 121 करोड़ पॉपुलेशन हो गई थी। जनसंख्या की दृष्टि से भारत चीन के बाद दूसरा सर्वाधिक पॉपुलेशन वाला कंट्री है। विशाल मानव शक्ति के उपभोग और उत्पादन दोनों में काम आती है। अगर आज की बात करें तो लगभग 1 अरब 36 करोड़ पॉपुलेशन आज भारत में निवास करती है। उपयोगी धन संपदा, उपयोगी पशु संपदा, भारत में वर्तमान में लगभग 35.5 करोड़ पशुओं की संख्या है। इन पशुओं से हमें दूध, चर्बी, चमड़ा, मक्खन, पनीर, हड्डियां प्राप्त होती है। भारतीय कृषि सबसे महत्वपूर्ण है, ये आपको पता है। और इन कृषि के अंदर ये जो पशु है ये हमें महत्वपूर्ण कार्य यातायात के रूप में देते हैं, परिवहन करते हैं साधनों का। तो देखिए भारत के पास कितनी चीज़ें हुई इम्पोर्टेंट रूप में हम बात करते हैं तो भारत के पास एक समृद्ध एवं धनी राष्ट्र है। इसके बारे में हमने तर्क किया था कि यहाँ की उत्तम भौगोलिक स्थिति है, विस्तृत क्षेत्र है, विस्तृत उपजाऊ मैदान है, अपार जल संपत्ति है, और इसके अलावा मैंने बताया था आपको कि विशाल वन संपदा है, अथाह खनिज भंडार है, शक्ति के विशाल स्रोत हैं, विशाल पॉपुलेशन है और पशुओं की संख्या भी बहुत अधिक है, विस्तृत है। अब क्वेश्चन निकल के आता है कि भारत में निर्धन लोग निवास करते हैं या भारत में गरीब क्यों हैं। आपको सबको पता है कि हमारे यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे लोग बिलो पॉवर्टी लाइन यानी कि निम्न जीवन स्तर, निर्धनता रेखा से भी निम्न जीवन स्तर में अपना जीवन यापन करते हैं। मायने क्या हुआ? मायने हुआ कि इनको मिलने वाली आधारभूत सुविधाएं, रोटी, कपड़ा, मकान, ये भी नहीं मिल पा रहा। और ऐसी पॉपुलेशन हमारे अंदर बहुत ज़्यादा है, कम नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर बहुत पॉपुलेशन है। चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ कि हम निर्धन क्यों हैं या भारत गरीब क्यों है। तो यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। जब हम बात करते हैं किसी विकसित कंट्री जैसे अमेरिका, रूस, फ्रांस, नॉर्वे, जर्मनी से, तो हिंदुस्तान की प्रति व्यक्ति आय उनकी तुलना में बहुत कम है। मैं 2018-19 की बात करूं तो यहाँ पर लगभग प्रति व्यक्ति आय 10,533.38 रुपये मासिक है। जबकि जो डेवलप कंट्रीज हैं उनकी आमदनी बहुत ज़्यादा है। अब आप जब तुलना कर रहे होते हैं कि प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं, तो देखिए कि जो इनकम है भारत की राष्ट्रीय आय है उसमें अगर हम पॉपुलेशन का भाग दे देते हैं तो प्रति व्यक्ति आ जाती है हमारे पास, क्लियर सी बात है। लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उसमें बहुत समृद्धशील व्यक्ति भी एक व्यक्ति है और एक गरीब भी एक गरीब है। तो बहुत समृद्धशील व्यक्ति की आय भी हमने बता दी 10,533 रुपये कमाता है, वो ठीक नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली देखा जाए तो भारत के प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है, इसलिए भारत एक गरीब कंट्री है। दूसरी बात करते हैं हम कि बेरोजगारी। भारत के अंदर बेरोजगारी में व्यापक मात्रा में वृद्धि मिलती है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से भारत में बेरोजगारी मिली है। अगर 2017-18 की बात करें तो 45 साल के उच्चतम स्तर पर 6.10%
की रेट बेरोजगारी की पहुंच चुकी है। और अगर कि बेरोजगारी है कहाँ पर, शहरी क्षेत्र में या ग्रामीण क्षेत्र में, तो देखिए शहरी क्षेत्रों में बेरोजगार 7.8% बेरोजगार थे और ग्रामीण क्षेत्र में लगभग ये 5.3% बेरोजगारी मिलती है। 31 मई 2020 में ये जो बेरोजगारी की रेट है 23.48% तक पहुंच गई है। जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन द सिटीज़ के अंदर हमारी डेंसिटी होगी पॉपुलेशन की। अगर डेंसिटी ज़्यादा है तो डेफिनेटली बात है कि यहाँ पर रोज़गार हमको कम मिलते हैं, बेरोज़गारी ज़्यादा मिलती है, क्योंकि लोग ज़्यादा हैं तो बेरोज़गारी की दर यहाँ पर ज़्यादा मिलेगी। दूसरी बात करें कि हम गरीब क्यों हैं, यहाँ का जीवन स्तर निम्न है। मैंने बताया था कि विकसित देशों की तुलना में भारत का जीवन स्तर बहुत नीचे है। अगर व्यक्ति की आय नहीं होगी, आमदनी नहीं होगी, तो उपभोग नहीं कर पाएगा। उपभोग नहीं कर पाएगा तो अच्छी तरह से कार्य नहीं कर पाएगा, कार्य क्षमता उसकी प्रभावित होगी। पोषक तत्व नहीं मिलेंगे तो अपना वर्क वो प्रॉपर रूप से नहीं कर पाएगा। आंकड़ों की बात करें तो यहाँ पर लगभग अभी भी 21.9% पॉपुलेशन निर्धनता रेखा से नीचे का जीवन यापन कर रही है। आई रिपीट अगेन, 21.9% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज बीपीएल, लो बीपीएल, जहाँ खाने पीने की समस्याओं का सामना करना पड़ा। पूंजी निर्माण, अगला बात करते हैं। पूंजी निर्माण का निम्न स्तर है। लोगों की आय कम होने के कारण लोगों की बचत कम है, बचत कम है, सेविंग्स कम है, तो कैपिटल का निर्माण होगा ही नहीं। देखिए इनकम इज लो, सेविंग इज लो, देन कैपिटल फॉर्मेशन इज लो। इसलिए विकसित देशों की तुलना में हमारे पास पूंजी का निर्माण कम है। उत्पादन की पिछड़ी तकनीक है, भारत की जनता निर्धन है। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर कृषि है, उद्योग है, यातायात है, सभी परंपरागत तरीके से ही पुरानी तकनीक पर ही निर्भर हैं। जबकि जो आधुनिक कंट्रीज हैं वो निश्चित रूप से खेती के अंदर आधुनिक साधनों का प्रयोग करती है। आधुनिक साधनों के रूप में देखिए ट्रैक्टर होना, बुलडोजर होना और वो थ्रेसर होना और हार्वेस्टिंग होना, ये मिलता है आज की तारीख में हिंदुस्तान के अंदर। डेफिनेटली कृषि क्षेत्र में मिल रहा है, लेकिन उनके अंदर भी आधुनिक प्रयोग करना, उनके अंदर भी आधुनिक टेक्नोलॉजीज आपको देखने को कम मिलती है। इसलिए उत्पादन की तकनीक हमारे हिंदुस्तान पिछड़ा हुआ है, भारी ऋणग्रस्त है। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर कहा जाता है कि कृषक ऋण में पैदा होता है, ऋण में जन्म लेता है और ऋण में ही मर जाता है। इंटरेस्ट प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, वो फसल पैदावार करने के लिए कहाँ से ऋण लेगा? फसल पैदा करने के लिए वो साहूकारों से, बैंक से या अन्य कहीं से ऋण लेने का प्रयास करेगा। अगर उन लोगों से ऋण लेगा तो साहूकारों से ऋण लेगा, रिश्तेदारों से ऋण लेगा, तो इंटरेस्ट तो लेते ही है, हाई रेट्स में इंटरेस्ट 18-24%, तो इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है। पर वो क्या है, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगा देते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी 100 रुपये पर अगर आप 12% से ले रहे हैं तो 12% का जो ब्याज मिला वो भी मूलधन में जोड़ लेते हैं और फिर उसके ऊपर फिर वो ब्याज लगाते हैं। इस तरह भारत का कृषक ऋण में पैदा होता है, ऋण में ही पलता है और ऋण में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। बहुत बार आपने सुना होगा कि भारतीय कृषक ने, हिंदुस्तान के बहुत सारे राज्यों के अंदर भारतीय कृषक आत्महत्या कर लेते हैं। उसका कारण यह है कि पैदावार के लिए वो ऋण लेता है और वो प्राकृतिक आपदाओं के कारण और ऋण नहीं चुकाने के कारण वो अपनी आमदनी प्राप्त नहीं कर पाता और अल्टीमेटली वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। एक दुखद चीज़ है। परिवहन साधनों का अभाव है। हमारे यहाँ जो ग्रामीण क्षेत्र है वो शहरी क्षेत्रों की सड़कों से जुड़ने के लिए जो सड़कें बनाई गई हैं उन पे जो परिवहन चलता है बहुत स्थिति खराब है। परिवहन के साधनों के रूप में बैलगाड़ी, ट्रैक्टर्स या जुगाड़, ये यूज़ आ रहा है, जो कि हमको पिछड़े कंट्री होने का एहसास दिलाता है, पिछड़ा देश होने का एहसास दिलाता है। यहाँ पर देखिए स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव पाया जाता है हमारे देश में। जैसे कि आपको बताया था मैंने, कितने करोड़ पॉपुलेशन है, अरबों में पहुँच गई है हमारे देश की पॉपुलेशन। तो इतने लोगों के लिए हमारे देश के अंदर चिकित्सा सुविधाएं, स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव है। गाँव के अंदर डॉक्टर्स नहीं है, मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, मेडिकल फैसिलिटीज़ है, डॉक्टर्स हैं तो उपकरण नहीं है, उपकरण हैं तो
पेशेंट अपना इलाज करने के लिए शहरी क्षेत्र की तरफ आता है, तो शहरी क्षेत्र की तरफ आते आते वो कई बार अपनी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो हमारा देश निश्चित रूप से निर्धन देश की श्रेणी में आ रहा है। विकसित देशों की तुलना करते हैं हम तो हमारा देश निर्धन कंट्री है, हमारा देश विकासशील कंट्री है। लेकिन जब हम हमसे अनडेवलप कंट्रीज़ की बात करते हैं, हमारे जो पिछड़े देश हैं, हमसे भी गरीब देश हैं, जैसे बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, नेपाल है, ये देश हैं, तो इनकी तुलना में हम विकसित देशों के रूप में ज़रूर आते हैं। उनसे ज़्यादा में हमारा डेवलपमेंट ज़्यादा दिखता है। लेकिन जब हम डेवलप कंट्रीज़ अमेरिका, यूएसए या रूस और फ्रांस, नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड आदि की बात करते हैं, आदि की प्रति व्यक्ति आय की बात करते हैं या उनकी राष्ट्रीय आय की बात करते हैं, तो हमारा देश उन देशों की तुलना में निर्धन है, गरीब है। तो निश्चित रूप से हमारे पास प्राकृतिक संसाधन बहुत अच्छी मात्रा में है। उनका विदोहन भी होना चाहिए, लेकिन विदोहन उनका अनुकूलतम होना चाहिए, अधिकतम नहीं होना चाहिए। अनुकूलतम इसलिए होना चाहिए कि आने वाली पीढ़ी उसका यूज़ कर सकें। तो अनुकूलतम होकर हमारे देश को विकास की श्रेणी में, विकसित देश की श्रेणी में ले जाना चाहिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आई एम डॉक्टर विजय कुमार। थैंक्स।